आदाब। आज जुमा है, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ दूसरे एंड पे हैं इस्लामाबाद से मुबशिर ज़ैदी। ज़रार की तबीयत ठीक नहीं है। आज कॉलर्स डे है, ज़्यादातर हम सुनेंगे और आप सुनाएंगे। दो नंबर हैं 02132330928, दूसरा नंबर है 02132330930। तो आप किस्मत आजमा सकते हैं। पहले कॉलर जो हैं वो हैं कराची से मोहम्मद राशिद ख़ान साहब। जी राशिद भाई। सर अस्सलाम वालेकुम वसतुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम। सर पिछले जुम्मे को मैंने काफ़ी कोशिश करी लेकिन आपकी कॉल मुझसे लगी नहीं। आज मिल गई। जी थैंक यू। अच्छा, असल में सर पिछले वो 3 तारीख को एक तो आफ्ताब साहब की बरसी थी, गुजरी है, आफ्ताब अहमद साहब की बरसी। जी। उसका एक अलाइल शरीफ साहब ने प्रॉमिस किया था कि इसकी तहकीकात होगी और सजा दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने प्रॉमिस किया था तो आने वाले जो आर्मी चीफ है उनके ऊपर ये बाइंडिंग है कि वो उनकी उस बात को पूरा करें। ठीक है ना। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि जिस तरीके से ये प्रेस निकली नवाज शरीफ के खिलाफ, तो ये कराची वाले तो खैर देखते ही रहते हैं कि JIT रिपोर्ट आती है और पेट किस्म के जो वो एंकर्स बैठे हुए होते हैं वो बस उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं और थोड़े दिन बाद पता लगता है वो उसके अंदर झाग की तरह बैठ जाती है, कुछ भी नहीं होती। एक ट्रैकलिंग मशीन सर खलाई मखलूक ने कराची में लगाई थी और अब ये एक PTI की शक्ल के अंदर इस्टेब्लिश कर दी पंजाब के। तो ये तबसरा तो आपने कर लिया, सवाल कोई है? बस सर यही सवाल है कि आप जरा आवाज़ उठाएं कि इसकी तहकीकात की जाए। बस ठीक है। ओरिजिनली आपका सवाल था कि आफ्ताब साहब जो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के असिस्टेंट थे, उनकी जो मौत हुई थी रेंजर्स की तहवील में, उसकी तहकीकात का क्या हुआ। ज़ाहिर है कि आपकी भी ये बात दुरुस्त है कि अगर एक वादा आला तरीन सतह पे हो जाए तो उसकी तहकीकात अब तक पाया तकमील तक पहुँच जानी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस होंगे। और आजकल जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके कमरा अदालत के बाहर एक घंटी है जो हर साइल बजाता है। तो अगर आपके ख़्याल में ये केस किसी वजह से नहीं उठ रहा या कोई रुकावटें हैं अनहोनी या नादीदा, तो जस्टिस साकिब निसार इस वक्त इस तरह की तमाम अपीलें सुनने के लिए गालिबन तैयार हैं। मुबशिर साहब, आप कुछ ऐड अगर करना चाहें तो। जी, मैं बस वसत साहब ये कहना चाह रहा था कि अच्छा होता कि फ़ारूक सत्तार ख़ुद ये मुतालबा करते, क्योंकि बहरहाल आफ्ताब जो हैं वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे और मीडिया ने हालात इतने आगे बढ़ गए हैं भाई कि फ़ारूक सत्तार साहब गालिबन अब इस मुतालबे की पोजीशन में नहीं होंगे और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एक बड़ा मुनफरिद सा टॉपिक है जी, और एक आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस चीज पे जरूर देखें। एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था कि मैं देख रहा हूँ माशरे में बच्चियों की शादियां होती हैं, शादियों के लिए जो जोड़े बनाए जा रहे हैं, स्पेशली जो ब्राइडल क्लॉथ्स होते हैं, जो ड्रेसेस बनाए जाते हैं, वो डिजाइनर्स, मैंने एक देखा कोई HSY थे, 10 लाख रुपए से उस शादी का एक जोड़ा स्टार्ट हो रहा है जो वो बेच रहे हैं। मतलब इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट चेक कर रही है? 10 लाख रुपए का शादी का जोड़ा जिसमें 3 गरीब बच्चों की शादियां हो सकती हैं। हम लोग जा किधर रहे हैं? हम मतलब कोई सेंस है कि हम 10 लाख रुपए का शादी का एक जोड़ा लेंगे एक दिन का और उसके बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं है? वो ऐसा एक गरीबों के मुंह पे मार रहे हैं, तमाचे मार रहे हैं कि देखो 10 लाख रुपए का हम जोड़ा ले रहे हैं और तुम लोग इस पे बस खिसकते रहो। जी मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा शाहिद साहब देख रहा हूँ। जी शाहिद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज़ाहिर है बहुत ही इम्पोर्टेंट और दर्दनाक मसला उठाया है। मैं अभी कल ही एक ख़बर पढ़ रहा था कि कोई बेकरी है शायद इस्लामाबाद की या लाहौर की, $25,000 का केक उन्होंने बनाया है और उसका जो एक पीस है गालिबन वो $1,000 का है। उसकी तस्वीर भी, अगर मुझे पता होता कि आप इस तरह की का मौजू उठाने वाले हैं तो शायद मैं उस केक की तस्वीर भी
ले आता जो अखबारात में छपी हुए है, तो हालात तो यहाँ तक पहुँच गए। आपने जो इसराफ़ की बात की गालिबन, तो इसके दो आर्गूमेंट हो सकते हैं। एक तो ये है कि भाई मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मैं उसकी शादी करूं, जितना महंगा जोड़ा बनाऊं, आपको क्या, आपसे तो मैं नहीं ले रहा ना, आपकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। एक आर्गूमेंट तो ये है। दूसरा आर्गूमेंट ज़ाहिर है कि वही है कि इससे जो माशी नमूदो नुमाइश है और इस तरह की जो हरकतें हैं, उससे माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात, हैव्स और हैव नॉट्स में और खलीज बढ़ती है। इस मुल्क में जहेज़ एक्ट सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने मुतारिफ़ कराया था 1976 में। मेरा ख़्याल है अब किसी को याद भी नहीं होगा। ज़ियाउल हक़ साहब के ज़माने में सादगी अपनाओ का नारा लगा था। उसके बाद किसी और हुकूमत ने वंडिश का नारा लगा दिया। फिर किसी हुकूमत ने कहा चाय पानी होगा और इससे ज़्यादा का अगर जहेज़ दिया गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बातें हम लोग करते रहेंगे और ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। शहजाद अहमद साहब हैं कराची से। आज सारी कॉलें इत्तेफाक से कराची से ही अब तक आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अक्सर कॉल करता हूँ, लोगों के इश्यूज पे बात करता हूँ। सर आज एक मेरे घर में एक इशू है जिसपे मेरी फैमिली डिस्टर्ब है। मैं आपसे थोड़ा टाइम चाहूँगा, तवज्जो चाहूँगा आपकी सर। जी, जितना मुख्तसर हो सके फरमाइए। जी सर, मुख्तसर ही बताऊँगा सर। ये हमारे इधर डिगरोड में एक स्कूल है, सेंट जॉन स्कूल। हाँ जी, वो कैथलिक बोर्ड के अंडर मिशनरी स्कूल चल रहा है। तो सर मेरी वाइफ वहाँ जॉब कर रही थी। लास्ट ईयर वो छुट्टियों पे गई हैं, वेकेशन थे गर्मियों की। उस पर उनको स्कूल से कॉल गई, एक हमने वर्कशॉप रखी, आप आ जाए। तो वो इस्लामाबाद में थी, वो नहीं आ पाई। उन्होंने एक एप्लीकेशन भी भेजी और उसी दौरान उनकी नानी का बाईपास ऑपरेशन था। जब वो वापस आई तो प्रिंसिपल ने उनके साथ बहुत बदतमीजी की है, जो प्रोफेशनल इदारों में नहीं है। तो वो उनकी शिकायत लेके डायरेक्टर के पास गई। उन्होंने कहा आप हमें रिटर्न में शिकायत दें। उन्होंने रिटर्न में तमाम चीज़ें दी, मेडिकल रिपोर्ट दी। सर उन्होंने भी खामोशी इख्तियार रखी और स्कूल ने भी। फिर उन्होंने दोबारा एक कंप्लेन लिखी मेरी वाइफ ने कि जनाब मुझे रीज्वाइन कराया जाए स्कूल में, क्योंकि मैंने आपको रिटर्न में तमाम कंप्लेन दी, आप लोगों ने ना मेरा रिजाइन एक्सेप्ट किया। उन्होंने एज अ प्रोटेस्ट रिजाइन भी लफ्ज लिखा था मैडम के रवैये पे। तो सर आज का दिन है, हमने 2 लीगल नोटिस भी भेजे हैं जिसमें वो कोई जवाब नहीं दे पाए। अब हम कोर्ट जाते हुए हिचकिचा रहे हैं कि अभी छुट्टियां आने वाली हैं, फिर उसमें क्या बनेगा। तो सर इस सिलसिले में हम लोग बिल्कुल राइट पर है, हमारे पास तमाम एविडेंस। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप ये समझते हैं कि जितने भी मुरव्वजा ज़राए हैं अपील के, वो सारे आप एग्जॉस्ट कर चुके हैं और आपके ख्याल में कोई सुनवाई नहीं है, तो कोर्ट जाने का फ़ैसला इन हालात में बिल्कुल दुरुस्त है और मेरा ख्याल है कि अदालती रास्ता ही अपनाना पड़ेगा आपको। मैं तो यही समझता हूँ। और कोई शोएब रहमान साहब हैं, ये भी कराची से हैं। जी शोएब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। अल्लाह का शुक्र। मेरा थोड़ा सा सवाल है और वो कराची के मुताल्लिक है। आजकल मंजूर पशीन साहब ने वहाँ तहरीक शुरू कर रखी है और उसमें एक बड़ा नारा लगता है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अच्छा, अब इसी किस्म की बातें मसद कराची के अंदर MQM भी करती रही और अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी भी इस वजह से लगी कि उन्होंने पाक फौज के खिलाफ बातें की और कुछ आइन के खिलाफ बातें की, मुल्क के खिलाफ बातें की। जब हम देखें NP के जलसों के अंदर बाकायदा अफगानिस्तान का तराना पड़ा जाता है और वो लोग बड़ी तालियां भी बजाते हैं और उसको ऑन भी करते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने बहुत तरीके से बड़े प्यार मोहब्बत से खिलाई मखलूक कह के हमारे तमाम इदारों को जो कुछ वो कह सकते तो कह दिया। तो कहीं आइन में ये तो नहीं लिखा हुआ कि जनाब अल्ताफ हुसैन कहे तो वो गद्दारी है और कोई पंजाबी लीडर कहे, कोई पश्तून लीडर कहे, कोई सिंधी लीडर कहे। शोएब साहब, तो जाहिर है अब आप देखिए घुमा रहे हैं चीज़ों को। हाँ मुबशिर, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बिल्कुल ये नारा इससे जो है किसी को भी इत्तेफाक नहीं है और इस पर बहुत बात भी हुई है, उनसे बात भी हुई है। और शोएब साहब, मैं आपसे थोड़ी सी दयानत की तवक्को इसलिए रखता था कि ये जो आपने नारे कोट किए ANP के और इवन पश्तून मूवमेंट के या नवाज शरीफ के, ये कहीं भी उस नारे के करीब नहीं है जो 22 अगस्त 2017 को अल्ताफ हुसैन साहब ने लगाया था। तो इस तरह ना करें। वो नारा जो है उसके बाद तो फिर कुछ भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जिन नारों की आपने मिसालें दी उनकी तावीलें पेश कर सकते हैं और नारे लगाने वाले भी पेश कर सकते हैं कि असल में उनकी मुराद किसी पूरे इदारे से नहीं थे, ख़ास तरह के लोगों से थी, लेकिन वो एक अल्टीमेट नारा था। तो
इन मिसालों के ज़रिए आप उस मिसाल को डिफेंड ना करें जो कि डिफेंड नहीं की जा सकती। जी अगला कॉलर। बिल्कुल 100%। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। मोहम्मद असलम भट्टी साहब हैं कराची से। जी असलम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मुबशर साहब, आज तो हमारी ईद हो गई। कई चैनलों पे इसी शर्ट में आपको देख रहे हैं। हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से पूरी फैमिली देखती है। शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी सर। एक छोटा सा सवाल है, पिछले 2 दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने कहा आपका प्रोग्राम आएगा तो मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा किसी तरह से आपकी लाइन मिल जाए। तो हमारे सिंध के बहुत बड़े लीडर हैं माशाल्लाह, पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब। उन्होंने केपीके में जाके एक बयान दिया कि अगर तरक्की देखनी है तो सिंध चलो। हम तो सिंध में बैठे ही हुए हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने 20 यूनिवर्सिटियां खोली हैं। तो मेरा तो दिमाग पागल हो गया। मैंने कहा भाई मुबशर दे दिए हैं, वसीयतुल्लाह साहब बैठे, इनसे पूछे तो सही कि इन यूनिवर्सिटियों का एड्रेस क्या। हम तो पैदा यहाँ पे हुए और अब तक हमने 2-4 ही यूनिवर्सिटियां देखी हैं। एक यूनिवर्सिटी मलिक रियाज साहब ने जब अनाउंस किया था वो आज तक हैदराबाद में खुल के नहीं दी। अब पता नहीं ये 20 यूनिवर्सिटियां कहाँ हैं। प्लीज जरा मेरी उलझन दूर कर दीजिए प्लीज। भट्टी साहब बिल्कुल आपने सही मसला उठाया। मैं और वसत कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम खुर्शीद शाह साहब से कहते हैं कि सर हम आपके साथ चलते हैं और हमें भी वो तरक्की दिखा दें सिंध में जो तालीम और सेहत के मैदान में हुई है, ताकि हम भी वो महसूस कर सकें। तो आप अकेले नहीं हैं, मैं और वसत उसमें आपके साथ हैं। और अगर खुर्शीद शाह साहब माने तो हम उस बस में आपको भी सवार कर लेंगे और देखेंगे कि सिंध में किस जगह तरक्की हुई है। क्यों वसत भाई? बिल्कुल होगा। और वो सारी तरक्की देखने के बाद हम भी शाह साहब की तरह बाकी सूबों में प्रोपेगेंडा करेंगे कि भाइयों अगर आपको तरक्की करनी है तो हमारे सूबे में आके देखिए पंजाब में क्या खाक तरक्की हुई है जो हमारे सूबे में हुई है। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं कराची से। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी। सर मेरा सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के हवाले से जितनी पार्टियां आजकल जल्द से जुलूस कर रही हैं और धरने से जो है अपना बता रही हैं, लेकिन किसी पार्टी ने जो है पानी के हवाले से कोई अपना जिक्र नहीं किया अपनी पार्टी के हवाले से। तो सर ये कोई सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का जो है वो पानी का भी आजकल चल रहा है। बिल्कुल वो तो वही हिसाब किताब हो जाएगा जैसे केप डेविड साउथ अफ्रीका के अंदर जिस तरह हुआ था और शहर जो है वो खाली हो गया था पानी की वजह से। हमें तो हमारे लीडरों को तो ये पानी के हवाले से सबसे पहले जो है ना उसको हल करने का बात होनी चाहिए। बिजली गैस तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और दूसरा सर ये है कि जितने भी हमारे जो पुराने 35 साल से जो हमारी पॉलिटिशियन जो हुकूमत कर रही है या अपोजिशन में, ये तमाम पार्टी इतना धड़े से जो है अपने अवाम को जो है सुनाती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये नहीं देखते कि पीछे उन्होंने क्या किया। इन तमाम का जो है जिस तरह पुरानी पार्टियों का तो होल्ड इतना है कि मुझे ये लगता है कि ये दोबारा भी यही आ जाएंगे और यही हाल अवाम का रहेगा। सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? यूसुफ भाई ये मुझे बताएं आपके ख्याल में क्यों ये दोबारा आ जाएंगे? उसकी कोई वजह आपके जहन में है तो अगर हमसे शेयर कर लें, उसके बाद हम अपने तासुरात भी बता देते हैं। आप यूसुफ भाई इस हालत तक लाने का मुल्क को आप खुद कितने जिम्मेदार हैं बतौर अवाम? ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं किया जो है वो हमारी अवाम ने जो है यहाँ तक हमें पहुंचा दिया, उसमें अवाम का कसूर तो है। लेकिन सर जिस तरह कॉन्फिडेंस से ये लोग बात करते हैं अवाम के अंदर आके करते हैं, शऊर तो खैर आस्ते आस्ते बढ़ भी रहा है अवाम का भी कसूर है। लेकिन इससे ज्यादा जो है इनका है कि वो हर दफा ऐसा नया नक्शा शो करते हैं और फिर ये है कि वो वही बात आती है कि अगर हम इलेक्शन में भी जो जिसको चूज भी करें तो वो दूसरा आना जरूर है, किसी और का नाम निकलेगा, वही हालत होगी जो पहले हो रही थी। सही बात है। ये म्यूजिकल चेयर जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तनवीर अब्बास साहब हैं कराची से। जी तनवीर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर मैं तनवीर अब्बास बात कर रहा हूँ। जरा ऊंची बात कीजिए भाई। सर मैं तनवीर अब्बास बात कर रहा हूँ कराची से। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ के इलेक्ट्रिक का जो बिन कासिम का प्लांट है उसमें कुछ जो खराबी 1.5 हफ्ते से आई हुई है, वो ऐसा कौन सा पुर्जा है, दुनिया की कौन सी जगह पे पुर्जा बनता है जो अब तक आ नहीं पा रहा है? हर हफ्ते बाद कहते हैं 3 से 4 दिन मजीद लोड शेडिंग चलती रहेगी।
तनवीर भाई, बुनियादी मसला शायद पुर्जा नहीं है, वो जो सुई सदन गैस का और के इलेक्ट्रिक के दरमियान चल रहा था कि कोटा आप दें या ना दें। वो सुई सदन वाले कह रहे हैं जनाब आप पिछले वाजिबात क्लियर करें तो हम गैस का कोटा देंगे। मेरा ख्याल है कि अब किसी हद तक वो चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो गई हैं और होपफुली हो सकता है अगले चंद दिनों में मसला हल हो जाए। हमें तो अब तक यही मालूमात है। लेकिन ये पुर्जे की भी वो साहब 2 दिन से बात हो रही है, बल्कि खासी 4-5 दिन से बात तो हो भाई रही है। अगर गैस का मसला हल हो गया होगा तो उसके बाद पुर्जा तो ख़राब होना ही है ना, इसमें हैरत की क्या बात है। कुछ ना कुछ तो चलेगा ना, रौनक मेला भी तो चाहिए ना। बिल्कुल। तो फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। कराची से हैं तैयबा बतूल साहिबा। जी तैयबा साहिबा। जी मैं काफ़ी टाइम से इस प्रोग्राम के अंदर फ़ोन करना चाह रही थी। जी जी। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और एक गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर काम करती हूँ। बच्चों का हॉस्पिटल है, कराची का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हम देखते भी हैं। जो पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी, वो इसके रिगार्डिंग नेगेटिव इम्प्रेशन है अबाउट डॉक्टर्स। मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव एस्पेक्ट्स को तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन बहुत कम कोशिश की जाती है कि उनके कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताए जाए। डॉक्टर्स के अपने क्या इश्यूज हैं, हॉस्पिटल के अंदर उनके साथ किस तरह हो रहा है, ये यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर्स के इतने इश्यूज हैं हॉस्पिटल के अंदर, कभी उस पर कोई प्रोग्राम नहीं बनता भी है तो वो इस एस्पेक्ट से बनता है कि स्टूडेंट्स जो रेजिडेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो कैसे गलत चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, गलत चीज़ें हैं, मेडिसिन हैं, बहुत कुछ नेगेटिव दिखाया जाता है। मगर इस पॉजिटिव पार्ट के ऊपर कभी कोई प्रोग्राम नहीं बना कि उनके साथ जो अंदर हॉस्पिटल के अंदर हो रहा होता है, 200 मरीजों की ओपीडी देखी जा रही होती है, इतने सर्जिकल केसेस हो रहे होते हैं। अब इतने सारे पेशेंट्स में कभी ना कभी कोई गलती भी हो जाती है, मगर उस एक गलती को पकड़ के एक ऐसा इंप्रेशन बना दिया जाता है कि लोगों का जो ट्रस्ट है ना डॉक्टर्स के ऊपर से, वो खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल। तो बस मैं ये चाह रही थी कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, मतलब मैंने टीवी पे एक रिसेंटली आपका कोई ब्रेल के ऊपर जो ब्लाइंड पीपल पे आप लोगों ने प्रोग्राम किया, ऐसे बहुत सारे जो सोसाइटी के इश्यूज हैं उसको डिस्कस करते हैं, मगर इस प्रॉब्लम को मैंने नहीं देखा अभी तक कोई प्रोग्राम। आपने अच्छा किया कि इस जानिब तवज्जो मबजूल कराई। बहुत अहम इश्यूज़ है। ज़ाहिर है कि मरीज़ों का हाल और चूँकि वो सामने होता है और उसमें मसाला भी होता है, दवाओं की किल्लत, जाली अद्वियात और गलत ऑपरेशन और होशरुबा फ़ीसें और अमले का सलूक, ये तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें आती रहती हैं। डॉक्टरों के साथ, ख़ुद पैरामेडिकल स्टाफ के साथ क्या बीतती है, उन्हें किस किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशंस एक्सप्लॉइट करती हैं, इस पे डेफिनेटली रोशनी डालने की ज़रूरत है। और ख़ुद जो घपले होते हैं सरकारी अस्पतालों में या निजी अस्पतालों में, और फिर जिस तरह उन पे कारपेट डालने की कोशिश की जाती है और फिर जिस तरह अमले को मजबूर किया जाता है कि वो ज़बान सी के रखें, ये एक बहुत बड़ा मौजू है और हम इतराफ़ करते हैं अब तक इस पे खातिर खा तवज्जो नहीं दे सके। पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी हद तक इसे कवर कर लें। सज्जाद हसन, और अगर आप हमारी हेल्प, अगर ये सर हमारी हेल्प कर दें इसमें तो बहुत अच्छा होगा कि वी कैन गो देयर, और बिल्कुल हमें इस चीज़ को मुबशिर ऑन रिकॉर्ड तो ज़ाहिर है कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं होगा। हमें सिर्फ जो है मटीरियल खुद इकट्ठा करके, और कोई जो रिटायर्ड डॉक्टर है या जिसका उस हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रही है या साबिक डॉक्टर है उस हॉस्पिटल का या हॉस्पिटल्स के माहिरीन, उनसे ज़ाहिर है कि हमें बात करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। सज्जाद हसन साहब हैं सियालकोट से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जी ये अभी मेरे जितने भाइयों ने कॉल्स की हैं कि हमारे मसाइल नहीं हल हो रहे हैं, इतनी देर हो गई है, पाकिस्तान बने को इतनी देर हो गई है, उन सबको मैं जवाब एक लाइटर नोट पर देना चाह रहा हूँ। तो एक ना बंदे की शादी होती है तो वो
उसके ना इलाके में खुद से बनाने वाला एक बंदा बड़ा मशहूर होता है। वो जाता है उसके पास, उसको ना कुछ शादी से 2 महीना पहले ऑर्डर दे के आता है खुस्से का। वो बेचारे को शादी का टाइम आ जाता है, उसको गुस्सा नहीं मिलता। उसकी शादी गुजर जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। आगे वो जो मोची साहब होते हैं उनका भी आगे बच्चा दुकान पे बैठना शुरू हो जाता है। तो एक दिन बंदा ना बड़े गुस्से से जाता है दुकान पे, उसे कहता है कि यार ना इतनी देर हो गई है, 7-8 साल हो गए, तुमने अभी तक मेरा गुस्सा क्यों नहीं तैयार किया। तो आगे ना उस मोची का बेटा बैठा होता है। तो पूछता है अब्बा क्या मसला है इस बाबे को। कहता है यार इस तरह इसकी शादी पे ना इसने गुस्से का ऑर्डर दिया था, तो 8-10 साल हो गए, तो मुझसे अभी ना गुस्सा नहीं बना। तो आगे से उसका बेटा जवाब देता है कि अब्बा तू इन्हें काले गाग का गुस्सा फड़ना क्यों आ गया। हाँ मतलब जल्दी है, इतनी जल्दी है तो फिर कहीं और से बनवा ले। हाँ जी, अच्छा है। तो यही हाल है हमारा कि मतलब कि हमारे जो मसाइल हैं वो पाइपलाइन में पड़े रहते हैं, काम होते नहीं है लोगों के बेचारे उम्रें निकल जाती हैं, पाइपलाइन गल जाती है, मसाइल वहीं पड़े रहते हैं। हाँ, लेकिन सज्जाद इसमें सिर्फ एक छोटा सा अगर मैं ऐड करूं कि आवाम की तरफ से वो प्रेशर जो है जो नीडेड होता है, मुझे पता है कि हमारा जो सियासी निज़ाम है वो बिल्कुल आवाम को उस तरह रिप्रेजेंट नहीं करता और ज़्यादा एलीट को फोकस करता है। मतलब एलीट में से ही आते हैं जो पैसा लगा देते हैं, वो अवामी नुमाइंदे भी बन जाते हैं। लेकिन आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि जब वो अब जैसे 2018 के इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो सोच समझकर एक तो वोट दें और फिर अपने इलाके की हद तक या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हद तक छोटे छोटे गिरोहों की शक्ल में प्रेशर रखें अपने एमपीए पर, अपने जो लोकल बॉडी के काउंसलर हैं उसके ऊपर, ताकि जो है वो बिल्कुल ये ना समझें कि एक दफ़ा जीत गए हैं तो अगली दफ़ा फिर 5 साल बाद ही मुलाकात होगी। मिसेस कामरान है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये इशू रेज करना चाह रही थी अगेन, कराची में जिस तरह कह रहे हैं कि गार्बेज कलेक्शन नहीं होती और जगह जगह गार्बेज डंप्स बने हुए हैं रोड्स के ऊपर। जी 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 जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोग जिस तरह बाकी दुनिया के ममालिक में रिसाइकलिंग के लिए कलर कोडिंग कर देते हैं, कभी इस तरफ हमारी कोई अवेयरनेस कैंपेन्स क्यों नहीं हो रही हमारे टीवी पे, या हम इस तरह कर सकते हैं। कामरान, बात तो आपने दुरुस्त कर दी, लेकिन बात ये है 16 अभी तो खुदा करके 70 साल में पहली बार गार्बेज कलेक्शन के लिए लोहे के डब्बे नज़र आने लगे हैं पीले रंग के, और इसके बाद हम उनका इस्तेमाल ही सीख जाएं अगले 10 साल में तो बहुत बड़ी बात है। पूरे मोहल्ले के लिए या जो फ्लैट्स होते हैं 4-4 डिब्बे दिए जाते हैं और जितना कचरा उन गार्बेज के डिब्बों में होता है उससे कहीं ज़्यादा उनके इर्द गिर्द हो जाता है। पहले एक कचरा कुंडी होती थी, अब उनकी शक्ल में 4 कचरा कुंडियाँ हैं। इसका मतलब है कि डिब्बों की तादाद बढ़नी चाहिए। अभी तो इन्हीं मसाइल से हम जूझ रहे हैं, इन पे काबू पा लें तो उसके बाद ही हरा रंग, पीला रंग और नीला रंग रख के जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिब्बे जो हैं उनकी तरफ तरबियत की जाती है। लेकिन बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन फ़िलहाल लोगों को इस अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो पीले डिब्बे हैं इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। एक वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद आपके कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं फैसल हसीन साहब मस्कत से, रेगुलर कॉलर भी हैं। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अच्छा, सवाल तो खैर दूसरा था मगर कुछ वजूहात की वजह से नहीं कर रहा। सीधा सवाल है कि जो हम लोग आजकल इलेक्टेबल की सियासत कर रहे हैं सारी पार्टियां, जी जी, तो क्या एक वक्त नहीं आ गया कि अब इनकी नेमिंग और शेमिंग होनी चाहिए? क्योंकि जो 2 हफ्ते पहले टीवी चैनल पे बैठ के एक नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा था वो सडनली आके जो है उसके खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या मतलब कोई नजरिया नहीं, कुछ नहीं। तो ये मतलब कल जो है ट्रम्प जो है वो अपना वो चेंज करके डेमोक्रेटिक पार्टी में चला जाए और सब उसको सुनना शुरू कर देंगे। इसके बारे में जरा आप कुछ वजाहत कर सकते हैं कि हम लोग
यकीनन नेमिंग शेमिंग की ज़रूरत है। नेमिंग तो है, सबको पता है कौन कौन से नाम होते हैं, और एक दूसरे को शेम भी कहते रहते हैं। और ये ख़बर ज़ाहिर है कोई नई नहीं है। जब से यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ है, ट्रेजेडी ये है कि डेमोक्रेसी एक बहुत ही सब्र आज़मा पौधा है, जिसे दरख्त बनते बनते और उसमें फल आते आते तकरीबन सब्र अय्यूब दरकार होता है। ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे उनकी ज़हनी सूरत हाल कुछ भी हो, वो ये काम नहीं करेंगे जो आपने अभी फरमाया, इसलिए कि वहाँ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस जड़ें पकड़ चुकी हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि यही पता नहीं होता कि ये असम्बली कितने साल चलेगी, अगला इलेक्शन देखना नसीब होगा या नहीं होगा, उसमें मैं इलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, इलेक्ट हो भी गया तो कोई वजारत हाथ आएगी या नहीं आएगी, जिस पार्टी के मैं साथ हूँ उसका कल कोई बुरा हशर तो नहीं होगा, और जिस पार्टी को मैं आज गालियाँ दे रहा हूँ कल वो उसी के दर पे तो मुझे नहीं जाना पड़ेगा। हज़ार तरह के मसले होते हैं। काश आप हमारे सियासतदानों के शूज़ पहन के देखें तो आपको लग पता जाएगा कि वो बेचारे क्यों फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में क्यों जाते हैं। बल्कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो पार्टियां नहीं बदलते, हम तो अपनी जगह खड़े हुए हैं, पार्टियां हमारे सामने से गुज़रती रहती हैं और जो हमें पसंद आती है हम उसे खींच लेते हैं, लेकिन हम अपनी जगह पे कायम हैं। तो इलेक्टेबल्स की ये कहानी है। वो बशीर आप अगर कुछ ऐड करना चाहिए। वसत साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नेमिंग शेमिंग जहाँ तक, तो मुझे तो अब नेमिंग शेमिंग भी पुरानी हो गई है, क्योंकि पहले लफ्ज़ लोटा ईजाद हुआ और लोटे का हमने बेदरेग इस्तेमाल देखा गुज़िश्ता 15-20 साल में। फसली बटेरे कहा गया, और अब तो मेरे ख़्याल में सबको पता है, बच्चा भी बता सकता है कि कौन ऐसे अरकान हैं हमारी पार्लियामेंट के जो वक्त आने पर फ्लोर क्रॉस कर जाएंगे, और वो ऐसे लोग तमाम जमातों को सूट करते हैं। जब किसी जमात का अच्छा वक्त आता है तो ये पूरे गोल दर गोल जो है ये उस जमात का रुख कर लेते हैं। तो ये जमात के जो कायदीन हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो इसको समझना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जैसे वोट आवे ही आवे है, उसी तरह ये लोटे और फसली बटेरे भी आवे ही आवे हैं। हाँ, और ये कुछ भी आप इन पे इल्ज़ाम लगाएं, आप इन्हें बहरहाल नया पाकिस्तान बनाने से तो नहीं रोक सकते ना, अगर ये वाकई बनाना चाह रहे हैं नया पाकिस्तान। नजीबुर रहमान साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हुकुम। सर आपसे गुजारिश है, मैं रिटायर्ड पीटीसीएल पेंशनर, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पिछले साल 2 साल पहले भी आपसे कहा था और अब फिर अर्ज कर रहा हूँ कि 12/6/2015 को चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क ने हमारे हक में फैसला दिया। उनके साथ जस्टिस गुलजार और एक और जज है, वो मैं नाम बोल रहा हूँ। उसके बाद से जो है मुसलसल हमें हमारे हक में उन्होंने सफा नंबर आखिरी 20 सफात पे फैसला, आखिरी सफात पे जस्टिस नासिरुल मुल्क ने लिखा कि ये इनका हक है, इनको तो ये कोई ज़कात या खैरात ये नहीं है, इनका हक है, इनको दिया जाए। जबकि मिनिस्ट्री आईटी, मिनिस्ट्री लॉ, मिनिस्ट्री एक और है, इनसे बाकायदा उन्होंने पूछा कि आया कि इनको पेंशन देने के काबिल है या नहीं, बोला जी इनका हक है। हर चीज देने के बावजूद वो हमें देने के बाद ये पता नहीं क्यों हम लोगों को ये जज साहब और दूसरे गुलजार साहब कभी इधर दौड़ा रहे, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कभी पिशावर हाई कोर्ट में, कभी इस चक्कर में 40,000 मुलाजमीन पाकिस्तान के 15,000 बेवाएं, जिसमें से कितने सिसक के मर गए। अभी हाल ही में हमारे एक साथी थे उस्मान, जिसकी माशाल्लाह 3 बच्चियां जवान है, वो बेचारा फौत हो गया। अब वो तो कब तक इस आखिर में, कब तक आदमी, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई मैं आपको, कोई आप मुझे कोई एड्रेस दें तो मैं आपको बाकायदा जीते हुए कोई
2010 से मुसलसल लड़ रहे, तारीख चल रही है। कब तक हम आज, इससे अच्छा है कि चीफ जस्टिस साहब तक हमारा पैगाम पहुंचा दें कि कोई जहर की गोलियां हमारे लिए ऑर्डर कर दे कि हमें दे दें और हम मर जाए, नाम मुतालबा करेंगे, नाम कुछ करेंगे, हम मर जैसे से मर रहे, एक ही दफा मर जाए हम सब। हाँ शुक्रिया। अल्लाह ना करे। नजीब साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, आपने कहा कि नासिरुल मुल्क साहब ने फैसला दे दिया था और वो चीफ जस्टिस थे, उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक वापस कैसे पहुंचा? यही तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये उन्होंने रिव्यू में गए, रिव्यू के बाद वो पीटीसीएल रिव्यू में चली गई। अब वो वहाँ फिर मैं ये कहूँगा वही बात आ जाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, उसमें यह है कि फिर वो सब मिले हुए ऊपर से नीचे वो पैसा खिला रहे हैं, हम उसमें बुरा नहीं मानना, आपके मीडिया हजरात वाले भी शामिल है, हमें कभी आज तक मीडिया पे उठाया नहीं। एक दिल्ली की टांग तोड़ दे कोई तो उसके फौरन चारों तरफ से मीडिया उसको दिखाता है। आपकी तकलीफ जाहिर है कि जो कंसर्न लोग सुन रहे हैं, अल्लाह करे सुन रहे हों। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्होंने पीटीसीएल के मुलाजमीन का मसला उठाया है, पीटीसीएल के और भी मसाइल हैं कि अब तक एतिसलात को जो पेमेंट देनी थी हुकूमत पाकिस्तान को, पता नहीं वो कितनी दी कितनी नहीं दी। एक तो इस इशू का अगर जायज़ा ले लिया जाए अस खुद नोटिस के ज़रिए, और दूसरे ये जो इंसानी मसला है कि कितने जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे ये जिनकी छांटी हुई, उनके वाजिबात और उनकी पेंशनों का क्या हुआ अदालती फ़ैसलों के बावजूद। अगली कॉलर कौन है? तरीन जमाल साहब हैं कराची से। वालेकुम सलाम। मैं आपका बहुत पुराना व्यूअर हूँ और माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं और सोसाइटी के जो रियल जो पेन इश्यूज हैं वो आप हाईलाइट करते हैं। तो आई थॉट कि एक मैटर जो कि आई एम श्योर कई मरतबा पहले भी इससे बात हुई है, उसकी तरफ जो है आपका फोकस चाह रहा था, और चूंकि इससे पहले कई मरतबा बात हुई तो खुद मैं उस प्रोसेस से नहीं गुजरा था तो कभी अंदाजा नहीं था। तो एक्चुअली हमारी छोटी सी बेटी जो कि 3 साल की है और स्कूल के एडमिशन के लिए पिछले 3 महीनों से हम चक्कर लगा रहे हैं कराची के मुख्तलिफ स्कूलों के, और मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा आई एम श्योर क्योंकि लेकिन बादराबाद में आईटी करिकुलम का से रिलेटेड एक स्कूल है और बड़ा फेमस स्कूल है नाहिद सुपर मार्केट के साथ ही। अच्छा। तो वहाँ पे पिछले 2 महीने से एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है जिसमें पेरेंट्स के इंटरव्यू, उनकी सैलरी और उनकी इनकम, बच्चे की। सॉरी हम आपकी बात पूरी नहीं सुन सकते इसलिए कि वक्त खत्म गया है। हमें अफसोस है कि आप आखिरी कॉलर थे और आखिरी कॉलर के साथ अमूमन यही होता है। बहरहाल आपकी जो भी तकलीफ़ है खुदा करे कि थ्रू प्रॉपर चैनल हल हो जाए, वरना ज़ाहिर है कि दीगर रास्ते भी खुले हुए हैं। फ़िलहाल हमें वक्त की तंगी के सबब यहीं इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।